नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। उसमें अभी करीब 8 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तैयारी चल रही है। ये तैयारी किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि यूपी पुलिस एटीएस की। पिछले कुछ दिनों से यूपी में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है। बीते 2 दिनों में मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़ से 6 रोहिंग्या को एटीएस ने पकड़ा है। इस साल अब तक प्रदेश के अलग अलग शहरों से 15 रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी मिले। यूपी एटीएस रोहिंग्याओं के खिलाफ स्ट्राइक कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि यूपी में रोहिंग्याओं को बसाने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। इन चेहरों को पहचान रहे हैं। ये सभी पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे थे। शक्लो सूरत में इनका चेहरा बिल्कुल हिंदुस्तानियों जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये सभी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि रोहिंग्या हैं। इन सभी ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में अपना ठिकाना बना रखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस टीम से बच नहीं सके। शुक्रवार को यूपी एटीएस ने 4 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। मेरठ और बुलंदशहर से 4 की गिरफ्तारी हुई है। गुरुवार को अलीगढ़ से भी 2 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। ये मेरठ के खरखौदा इलाके का एक गांव है। गांव का नाम है अलीपुर। इस गांव में वैसे तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन शुक्रवार को इस गांव में बहुत हलचल थी। अलीपुर गांव में यूपी एटीएस की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए आई। इस गांव से रोहिंग्या मुसलमान हाजी शफीक और इस्माइल को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ के खरखौदा में जहां से 2 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जो शख्स है उसका नाम मोहम्मद शफीक है और दूसरा इस्माइल है। ये आप देख रहे हैं, ये खरखौदा का अलीपुर गांव है, जहां पर यूपी एटीएस की टीम ने दबिश दी थी और दबिश देने के बाद यहीं से ही रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। और इन गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या मुसलमानों में एक मुख्य आरोपी है जिसका नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक ने पूछताछ में बताया कि वो लगातार म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल करवा रहा है। अलीपुर गांव से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी मोहम्मद हाफिज शफीक ने पुलिस को बताया कि वो म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत की सीमा में दाखिल करवाने का काम करता है और फिर उत्तर प्रदेश लाकर उनके फर्जी पहचान पत्र तैयार करवाता है। इनके कुछ एजेंट्स होते हैं यहाँ, जो कि खुद वो रोहिंग्याज हैं। वो यहाँ पे जिन व्यक्तियों को लाना रहता है उसके फर्जी दस्तावेज यहाँ कूट रचित तरीके से लोगों से मिल मिला के बनाते हैं। उसमें इनका आधार कार्ड भी है। अभी हम लोगों ने कुछ वोटिंग आई कार्ड भी रिकवर किया है। इनके ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, इनके राशन कार्ड्स होते हैं। कुछ लोगों ने तो पासपोर्ट तक बना रखा है। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार भी मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले रोहिंग्याओं ने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि पासपोर्ट तक बनवा रखे हैं। मेरठ के अलीपुर गांव में एटीएस की कार्रवाई के बारे में गांव के लोगों को भी नहीं पता चला। जब जी न्यूज की टीम ने गांव वालों से रोहिंग्याओं के बारे में पूछा तो अनजाने दिखाई दिए। नहीं जी, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। किसी न किसी काम से, किसी न कुछ काम से आते ही रहा है पुलिस डेली की डेली। क्या आते रह रहे, चेक कर रहे हैं इधर, पर ऐसा कोई वो नहीं है।
क्या यहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके लेकर गई है, ऐसी कोई जानकारी? हमारी जानकारी में नहीं है। खरखौदा में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस गांव में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से इस गांव पर यूपी एटीएस की नजर बनी हुई थी। गांव के लोग भी मानते हैं कि पहले यहां पर कई रोहिंग्या आकर बस गए थे। रोहिंग्या के बारे में जानकारी तो है, लेकिन रहते थे पहले यहाँ पे तकरीबन कोई 10 या 12 साल से। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के लगातार यूपी एटीएस का जो ऑपरेशन है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यूपी के चल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार इन रोहिंग्या मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में लाने का आखिरकार क्या मकसद है। इसमें तमाम बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि जो विधानसभा चुनाव है क्या वो मकसद हो सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या वोट बैंक बढ़ाने की साजिश तो नहीं हो रही। इस सवाल का जवाब दें उससे पहले आपको बताते हैं कि पिछले एक साल में प्रदेश के किन किन जिलों में रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है। इस साल अब तक 15 रोहिंग्या गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, उन्नाव और संत कबीर नगर जिले शामिल हैं। यानी रोहिंग्याओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना मान रखा है। पिछले कुछ दिनों में जो भी रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं वो पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से ही हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एटीएस का ऑपरेशन रोहिंग्या लगातार जारी है, जिसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा जो लोनी का इलाका है, जो कि गाजियाबाद में आता है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसी इलाके से यूपी एटीएस की टीम ने 2 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम नूर आलम है और दूसरे का नाम आमिर हुसैन है। रोहिंग्या मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं और पिछले कुछ सालों में वहां से पलायन करके बांग्लादेश और फिर भारत आए हैं। आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि रोहिंग्या की घुसपैठ का रूप क्या है। कई बार रोहिंग्या सीधे म्यांमार के रास्ते भारत में दाखिल होते हैं, तो कई बार बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करते हैं और फिर अलग अलग राज्यों में फैल जाते हैं। यूपी पुलिस की माने तो नेपाल के रास्ते भी रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं। ये या तो शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश में रहते हैं और फिर पश्चिम बंगाल का जो पोरस बॉर्डर है वहाँ से ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और या तो उन कैंपों से आते हैं या फिर डायरेक्ट इंडिया में एंटर करते हैं। अब सवाल ये है कि रोहिंग्या भारत आकर करते क्या हैं और कैसे ये पुलिस की नजरों से बचकर आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवा लेते हैं। वहाँ से लाते हैं, यहाँ छोटी मोटी फैक्ट्रियों में इनको काम दिलाते हैं और वैसी जगहों पे रखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, ताकि आम आदमियों के नज़रों में ये ना आए। और उसके बाद से जो इनको जो भी तनख्वाह मिलती है कहीं काम करने का, उसका एक बड़ा भाग इन बिचौलियों के द्वारा ले लिया जाता है। यूपी पुलिस की माने तो रोहिंग्या को अलग अलग जिलों में बसाने के लिए बिचौलिए काम कर रहे हैं, जो उन्हें नौकरी भी दिलवाते हैं और कमाई का हिस्सा एक कमीशन के रूप में लेते हैं। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या कई अपराधों में भी शामिल रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि रोहिंग्या सोने की तस्करी के साथ साथ मानव तस्करी में भी शामिल हैं। कई महिलाओं को भारत के रास्ते मलेशिया जैसे देशों में भी भेज चुके हैं। 2 नए फैक्ट्स आए हैं, एक तो गोल्ड स्मगलिंग का, और कल जो लोग पकड़े गए हैं उसमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल, महिलाओं के तस्करी का भी मामला आया है। और जो पैसे अर्जित करते हैं इनके एजेंट्स, उसका ट्रांजैक्शन ये हवाला के थ्रू भी करते हैं। फिलहाल रोहिंग्या की साजिशों के खुलासे तो अभी शुरू हुए हैं। जिस तरह से रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में बसाने की साजिश की जा रही है, उसके पीछे कौन है और कहीं इनका आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से संबंध तो नहीं है, इसकी भी जांच हो रही है। मेरठ से नीरज गौड़ और लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और रोहिंग्या मुसलमान वैसे तो करीब करीब हर राज्य में ही मिल जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या अच्छी खासी है। जम्मू में पहला रोहिंग्या परिवार 1986 में आया था। आज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू के 39 इलाकों में 6,583 रोहिंग्या रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या अब करीब 30,000 से ज्यादा है। जम्मू में रोहिंग्या परिवार के बच्चों के लिए तो मदरसे तक खुल चुके हैं। ये बोर्ड देख रहे हैं, ये एक मदरसा और प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो नीचे वाली लाइन में लिखी है, फॉर रोहिंग्या स्टूडेंट्स, रोहिंग्या छात्रों के लिए। जम्मू के नरवाल बाला इलाके में ये मदरसा रोहिंग्या छात्रों के लिए बनाया गया है, जहां पर रोहिंग्या बस्ती में रहने वाले बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। मदरसे में जो है रोहिंग्यास के बच्चों के लिए ये मदरसा जो है ये बनाया गया है और इसमें जो है साफ लिखा हुआ है पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पे जो है उनको जो है तालीम यहाँ पे दी जाती है, वहाँ यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। अब ये जो रोहिंग्यास हैं, ऐसे जितनी भी बस्तियां यहाँ पे हैं वहाँ पे उनको यहाँ मदरसे बना के दिए गए हैं, जिसके लिए एक जांच बड़ी ज़रूरी ये है कि कौन एजेंसियां ऐसी हैं जो इनका यहाँ पे रहने का, जम्मू कश्मीर में रहने के लिए इनको जो है उत्साहित कर रही हैं। क्योंकि ये लोग जो है जिन जिन जगहों पे भी बसे हुए हैं वहाँ पे मदरसे हैं, वहाँ पे जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कश्मीर से बिलोंग करती हैं वो इन लोगों की जो है मदद करती हैं। जम्मू में रोहिंग्या मुसलमानों की इस बस्ती में अच्छी खासी संख्या में रोहिंग्या सालों से रह रहे हैं। ये नाजिम है। नाजिम 2012 में म्यांमार से भागकर भारत में जम्मू आ गया था। आज की तारीख में इसके परिवार की संख्या यहाँ 67 हो गई है। नाजिम ना तो ठीक से हिंदी बोल पाता है और ना ही उर्दू। जम्मू कश्मीर में कैसे पहुंचे बर्मा से आके यहाँ पे, इतनी स्टेट्स पार करके यहाँ पे कैसे पहुंचे? यहाँ पे तो सर बहुत ये लंबा कहानी है, ये हम बोलेंगे बहुत टाइम लगेगा। क्या कोई किसी को पैसे दे के यहाँ पे पहुँचे, कोई आपको लेके यहाँ पे आया? ना 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 ना, ये हम लोग देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। आज आप बोल रहे वो नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे जो जुल्म किया मिलिट्री और पुलिस और भी डिपार्टमेंट बहुत है, ये इनका जुल्म का वजह से वहाँ पे जो रोहिंग्या मुस्लिम वो लोग को इसलिए भागना पड़ा। सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जिलों में भी रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं और साल दर साल इनकी संख्या भी बढ़ रही है। जम्मू, सांभा और कठुआ में सबसे ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। 2008 से लेकर 2016 के बीच इनकी संख्या बेतहाशा बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर या देश के दूसरे हिस्सों में बसाने के पीछे एक गहरी साजिश है। इनमें से कुछ लोग 10 से 15 हजार रुपए लेकर UNHRC के फर्जी कार्ड भी बनाते हैं ताकि इन्हें शरणार्थी का ठप्पा मिल जाए और इन्हें रहने में परेशानी ना हो। जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्या अब अपराध में शामिल होने लगे हैं। कई रोहिंग्या मुसलमानों पर मानव तस्करी करने, आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल का काम करने, नशीले पदार्थों की तस्करी करने जैसे केस दर्ज हुए हैं। पिछले साल एक आतंकी मुठभेड़ में एक रोहिंग्या आतंकी भी मारा गया था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी इस पर चिंता जताई है कि रोहिंग्यास के नज़दीक रहने से, क्योंकि इसके नज़दीक ही आर्मी कैंप है, सुंजमा आर्मी स्टेशन है, यहाँ पे नज़दीक ही जो है पेट्रोल के बड़े डंप हैं, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। तो कई सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी ये चिंता जताई थी कि रोहिंग्यास का यहाँ बसे रहना जो है अपने आप में एक बड़ी चिंता का, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक बड़ा खतरा है। लेकिन जो है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे वो कदम भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं कि सरकार इनको कैसे बसाए। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, Jammu. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.